हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका आईबीपीएस पीओ प्री के आपके डेट आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और बहुत ही जल्द है जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 23 से। तो उसी के लिए यहाँ पे अपन इंग्लिश का जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो हर एग्ज़ाम में लगभग 5 आपके क्वेश्चन आते हैं, उनकी यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। साथ ही नए नए अपन जो रूल्स है और जो पुराने रूल्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका एरर चेकलिस्ट जो पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 18 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो देखिए, एरर के क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला एक से ज़्यादा भी एरर हो सकते हैं, अगर आपको मिले तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी सीख रहे हैं यहाँ पे। तो आपको है जो यहाँ पे एरर ढूंढना है, ना कि यहाँ पे ABCD आंसर करना है। रीज़न पता होना चाहिए क्यों कौन सा गलत हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है, इफ़ ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम सितंबर 2016 टू अगस्त 2019 has averaged only 3.50%, the credit goes mainly to food items, which has a 45.86% in the CPI। अब यहाँ पे बोला है कि यदि सितंबर 2016 से अगस्त 2019 तक, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला है, ठीक है, तो वो जो आपका ओवरऑल जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो केवल आपका 3.5% रहा है। और इसका जो मेन कारण है वो है फूड आइटम्स, खाने की चीज़ें हैं, जिसमें जो CPI आपका इतना रहा है 45.86% रहा है, ठीक है ना। तो इतनी है जो इनमें क्या हुआ, वृद्धि हुई, इंक्रीज़ हुआ है इतना फूड आइटम में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये विच है, इस विच का सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना, विच किसके लिए आया ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विच के बाद में क्या लगा, हैज़, और अपने को पता है ये विच आता है, इस तरह के आपके WH वर्ड आते हैं बीच में कभी, तो उनका सब्जेक्ट होता है जो हमेशा उनके आगे वाला होता है आपका। तो ये विच आया किसके लिए, फूड आइटम्स के लिए, और ये हैज़ है जो किसके लिए आया, फूड आइटम के लिए आया। विच इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे फूड आइटम आपके क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ पे हैज़ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। तो हैव आएगा तो आपका एरर पहले में तो किस में बन जाएगा, डी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर डी है। आपको एक काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और साथ ही मेरे करवाने से पहले आपको है जो क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर और उसका रीज़न दोनों फाइंड करने हैं। फिर मैं आंसर बताता हूँ, उसके हिसाब से आपको मैच करना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और कहाँ आपकी गलती हो रही वो भी आपको पता चले। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे, द पार्लियामेंट इज़ वोटिंग टू इलेक्ट द नेक्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द क्राइसिस हिट कंट्री। यहाँ पे बोला जो पार्लियामेंट है वो वोटिंग कर रही है इलेक्ट करने के लिए अगला प्रेसिडेंट। कब, जब क्राइसिस है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही, हिट कर रहा है, क्राइसिस हिट कर रहा है कंट्री को। आफ्टर द, किसके बाद में, आफ्टर द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रिजाइंड, यानी कि जो अभी हाल ही में जो कार्यरत आपके प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एंड हैड फ्लेड फॉलोइंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट लास्ट वीक, और जो आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा था पिछले हफ्ते से वो है जो और भी ज़्यादा आपका वाइड स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, फैल गया है। अब यहाँ पे अपन देखें सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो लास्ट वीक है आपका, ठीक है ना, तो लास्ट वीक है यहाँ पे। तो देखिए, आपको लास्ट वीक देख के इसको है जो आपको यहाँ पे पास्ट का नहीं बनाना है, क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि लास्ट वीक उन्होंने इलेक्ट किया है। आपको ये लास्ट वीक आया है किसके लिए, जो ये प्रोटेस्ट है जो आपका यहाँ पे फैल गया है, यानी कि पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट के लिए लास्ट वीक आया है, ना कि इस वोटिंग के लिए नहीं आया है। वोटिंग क्यों हुई, क्योंकि लास्ट वीक से आपके प्रोटेस्ट चल रहे, इसके लिए हुई है। तो पहले तो आपको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं निकालनी है, ये आपका सही है, सिर्फ लास्ट वीक देख के आपको यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, टू इलेक्ट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट कंट्री आफ्टर द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रिजाइन। अब देखो यहाँ पे रिजाइंड आया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, बीच में एंड लगा है। एंड आपका क्या होता है, दो सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे V2 है तो एंड के बाद में भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे V2 आना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है आपका, हेड प्लस V3 है, पर हेड प्लस V3 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड आपका क्या होता है, सिमिलर कैटेगरी का कनेक्टर होता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो हैड फ्लीड नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका फ्लीड। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाला आपका पार्ट एरर है, तो इसमें भी आपका पार्ट नंबर डी है जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। थर्ड में रीड करते हैं, पहले समझते हैं क्या है, उसके बाद में देखते हैं क्या एरर है। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस इज फाइंडिंग एक्सप्रेशन इन लो ग्रोथ रेट्स एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इज partly due to the decline of investment, which is partly due to fact companies cannot get access to loans as easily as before। अब यहाँ पे आपको बोला है कि भारत पे क्या आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, ठीक है ना, आर्थिक संकट आया है, जिनमें जो आपकी लो ग्रोथ रेट है और जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। यानी कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बाहर के देश वगैरह है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी ग्रोथ है जो लो है। यानी कि लोग जो भी पैसा लगाएंगे, दूसरी कंट्री वाले या बिजनेसमैन, तो इतना ग्रो नहीं होगा, उनको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो पैसे नहीं लगाएंगे, पैसे नहीं लगाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट आपकी रेट है जो क्या हो गई, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई हुआ है, इसके लिए ग्रोथ क्या हुई, कम हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये जो आपका पार्शली, यानी कि ये जो आपके पार्शली रूप में, ठीक है ना, पार्शली से ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरावट आ रही है, उसके कारण है यहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कंपनियाँ हैं जो पहले की तरह आसानी से यहाँ पे जो लोन्स है, अब लोन्स है जो उनको नहीं मिलेगा, इसी तरह बोला है ना, क्योंकि बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लो ग्रोथ नहीं है, तो यानी कि मार्केट में आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा मंदी है, तो यहाँ पे इजीली लोन नहीं मिलता। आपको पता है आरबीआई है जो अपनी रेपो रेट को क्या कर देती है, हाई कर देती है, हाई करता है, यानी कि लोन महंगा होगा। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा आपका एक्सेस, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है आपका एक्सेस और एक वर्ड होता है आपका एक्सेस। बोलने में सेम है, दोनों में मीनिंग में रात दिन का फ़र्क है। इस एक्सेस का मतलब तो होता है कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अधिकता में है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा अधिकता में है कोई चीज़ आपकी, ठीक है ना, अबाउंडेंस में जितनी नीड है उससे ज़्यादा है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेस। ठीक है ना, एक्सेसिव वे, बहुत ज़्यादा तरीके से। ठीक है, ये एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ तक आपकी पहुंच होना, पहुंच होना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लोन्स है जो इजीली, जो बिजनेसमैन उनको इजीली लोन नहीं मिल पाते हैं, या जो इजीली है उनको बहुत अधिकता में लोन नहीं मिल पाते, क्या सेंस बनेगा, यानी कि ये एक्सेस यहाँ पे नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सेस आना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगेन आपका कौन सा पार्ट गलत है, डी पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या बोला आपको, इवन ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द पेंडेमिक, यानी कि जो पेंडेमिक के शुरुआती के दिनों में, इट वॉज क्लियर डेट, ये आपका क्या था, एकदम क्लियर था, क्या था, द वायरस इज़ हियर टू स्टे, यानी कि वायरस है जो अभी तक यहाँ पे रहेगा, एंड लर्निंग बाय लिविंग विद कोविड यूजिंग वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशन इज़ द की। और अगर इस वायरस के साथ में आपको रहना है, कोविड के वायरस के साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी और एक सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, वही है जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट की है इस एनवायरनमेंट में रहने का। अब यहाँ पे अपन देखें तो क्या फ्रेज़ होगा, यहाँ पे क्या गलत होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्रेज़ दे रखा है, एंड लर्निंग बाय लिविंग विथ, ठीक है ना, ये फ्रेज़ दे रखा है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो करेक्ट फ्रेज़ को देखें तो यहाँ पे लर्निंग बाय लिविंग, ठीक है ना, ये दे रखा है, तो यहाँ पे आपका है जो बाई नहीं आएगा। ये देखिए ये फ्रेज़ के आंसर होते हैं, यानी कि ये तो आपके फिक्स होते थे, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर फ्रेज़ करना है आपको तो यहाँ पर आएगा लर्निंग टू लिविंग विथ। अगर इस कॉन्टेक्स्ट को आपको सही करना है तो यहाँ पे ये फ्रेज़ लगाना पड़ेगा। अब ऐसा मत करना आपकी टू आया है तो यहाँ पे लिव कर दो, वर्क की फर्स्ट फॉर्म कर दो, नहीं, ये आपके फिक्स फ्रेज़ होते हैं, तो इनमें हमेशा जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अगर टू के बाद में आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, कभी आपका चेंज नहीं होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लर्निंग टू लिव विद कोविड, ये आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता है, आपने पहले पढ़े हैं तो ही सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है, और जो फ्रेज़ है उसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन होते हैं। तो इस फ्रेज़ को आप नोट कर दीजिएगा यहाँ पे, आगे कभी फ्यूचर क्वेश्चन में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द पार्लियामेंट इज वोटिंग टू इलेक्ट नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द क्राइसिस हिट। ये देखो, ये अपने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट रिजाइंड एंड फ्लीज फॉलोइंग वाइड स्प्रेड लास्ट वीक। तो देखो वही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया यहाँ पे, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। मैंने आपको पीछे समझा देता, सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे हेड फ्लीड आया था, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फ्लीज नहीं आएगा, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे फ्लीड आ जाएगा। कंपैरिजन का क्वेश्चन था, मैंने समझा दिया है, अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। आगे देखें यहाँ पे, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फिशन इज द रिएक्शन दैट ह्यूमंस हैव क्रैक्ड ऑलरेडी एंड इन्वॉल्व स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ ए वेरी हैवी एलिमेंट टू क्रिएट सिमिलर वंस। यानी कि यहाँ पे बोला है फिजन, यानी कि एक तरह से अपन क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होती है। एक में तो आपको क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे संलयन और विखंडन, यानी कि एक में तो चीज़ें टूट के बिखरती हैं, और एक में चीज़ें क्या होती हैं आपकी यहाँ पे मिल के यहाँ पे क्या होती है, बड़ा बन जाता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये आपका चीज़ आता है। तो यहाँ पे टूट के बिखरने को बोलते हैं यहाँ पे फिजन, ठीक है ना। तो ये एक वो रिएक्शन है, जैसे आपके एटम बॉम्ब वगैरह में होता है, तो क्या होता है, रिएक्शन होती है, बॉम्ब फटता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो भी आपके यहाँ पे यूरेनियम वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टूट के और ज़्यादा है जो एक सीरीज़ बन जाती है टूट के। तो वो सीरीज़ जितनी लंबी चलती उतने बड़े एरिया को क्या कर देती, वो अपने अंडर में ले लेती, यानी कि उतना नुकसान पहुंचाती। इस तरह से होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये जो ह्यूमन है वो पहले से ही क्रैक कर चुके हैं, यानी कि उनको पहले से ही पता चल गया है, तो हमने जान लिया, तभी तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह है, बॉम्ब वगैरह बनाए हैं। अब इनमें इन्वॉल्व होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों का टूट के अलग हो जाना। तो इसमें स्प्लिटिंग इन्वॉल्व होता है द न्यूक्लियस ऑफ वेरी हैवी एलिमेंट। तो बहुत ही हैवी एलिमेंट होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे यूरेनियम है, तो यूरेनियम बहुत ज़्यादा हैवी आपका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपने नॉर्मली देखा होगा कि यूरेनियम पे जब अपन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये क्या होता है, ये टूटता जाता है, टूटता जाता है, इस तरह से एक सीरीज़ बनती जाती है, स्प्लिट होता 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 होता। तो इससे क्या होता है, हैवी मेटल होता है वो आपका बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और क्रिएट करता है स्मॉलर वंस, और छोटे छोटे पार्ट में है जो यहाँ पे डिवाइड होता रहता है। ये है आपका यहाँ पे पूरा मीनिंग इसका। अब यहाँ पे देखो फिजन है, फिजन आपका यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो तो फिजन इज द रिएक्शन डेट, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, फिजन है जो आपका नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी आपकी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो ये देखो, फिजन इज द रिएक्शन डेट ह्यूमंस हैव क्रैक्ड ऑलरेडी, यानी कि ह्यूमंस है जो पहले से ही क्रैक्ड कर चुके। एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में बोला है फिजन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग। अब देखो यही वापस ये फिजन है जो आपका यहाँ पे आएगा, नया सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि एंड लगा है, इसके लिए अपन ने दोनों को कनेक्ट किया है। तो फिजन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग। अब देखो फिजन है जो आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होके क्या होगा, इन्वॉल्व्स होगा। कंपैरिजन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी में है जो आपका क्या होगा, एरर होगा। तो यहाँ पे यही फिजन है, इसी का सब्जेक्ट है सेकंड पार्ट का यहाँ पे, ठीक है। दो बातें बोल रहे, दोनों को अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो सब्जेक्ट इनका कॉमन था तो एक कर दिया, बीच में एंड लगा दिया। इस तरह से यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है यहाँ पे, वाइल वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च ए नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यानी कि जब हम हैं जो फर्स्ट कंट्री बन जाएंगे दुनिया की जो लॉन्च करेगा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, जो आपका 1952 में शुरू हुआ। इट्स फर्स्ट 25 ईयर वर करेक्टराइज्ड फॉर लेक लक्स्टर इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसके जो पहले के 25 साल है वो कैरेक्टराइज का मतलब ये कितने अच्छे से काम कर रहा है, फॉर लेक लक्स्टर इम्प्लीमेंटेशन। लेक लक्स्टर का मतलब होता है डल, तो कितने अच्छे से और कितने यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इस सब का पूरा आपको क्या करना है, ब्यौरा लेना है यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आया है कैरेक्टराइज्ड फॉर लक्स्टर इम्प्लीमेंटेशन। अब अगेन आपका एक क्या होता है, एक फिक्स फ्रेज होता है कि कैरेक्टराइज्ड है आपका यहाँ पे। अगर कॉन्टेक्स्ट को आपको सही करना है जो ये बोलना चाहता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड फॉर नहीं करके कैरेक्टराइज्ड बाय करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर गलत होगा। अब फॉर गलत होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो 7th क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको इतना तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, देखते हैं क्या बोला है। द प्रोटेक्टेड डिले इन अनाउंस्ड ए कैबिनेट एक्सपेंशन कम reshuffled is puzzling, particularly since the IB was reportedly given a list of potential ministerial names for evaluating। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आपको बोला है कि जो प्रोटेक्टेड डिले है, यानी कि जो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो मंत्रिमंडल का जो कैबिनेट का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी घोषणा है, यानी कि इसका जो अनाउंसमेंट है उसमें क्या हो रही है, देरी हो रही है, जो सबको क्या कर रही है, हैरान कर रही है, यानी कि सबको आश्चर्यचकित कर रही है। खास करके पर्टिकुलरली कब, जब है जो आपको आईबी को यहाँ पे आपने क्या किया है, एक संभावित यानी कि पॉसिबिलिटी की एक लिस्ट दी है आपने, और उन सूची को क्या करना है, यहाँ पे जांच करना है, उन मिनिस्ट्री के जो नेम है उनको क्या करना है, इवेल्युएट करना, ये आपका मीनिंग है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अब यहाँ पे अनाउंसमेंट करने की बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, जो डिले हो रही है किसमें, अनाउंसमेंट में हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि आपको अनाउंस करना है, तो एक्शन की बात होती है हमेशा। तो यहाँ पे अपन क्या काम में लेते हैं, तो यहाँ पे अपन काम में लेते हैं जीरंड को, ठीक है ना। कभी भी एक्शन की बात होती है तो यहाँ पे जीरंड को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अनाउंसड नहीं आना चाहिए, अनाउंस तो आपको क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। अपने को एडजेक्टिव नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे एक्शन करना है। तो एक्शन के लिए यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। और वर्ब चाहिए तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका हमेशा प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एक्शन करना है तो वर्ब होगा, वर्ब होगा तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म तो आएगी नहीं, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका अनाउंसिंग होगा यहाँ पे। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, अनाउंसिंग लिखना। तो अनाउंसिंग आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एरर किस में हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है आपको। आपको बोला है इन लेस देन 5 मिनट ऑफ रन टाइम, यानी कि 5 मिनट से कम के समय में जो आपका रन टाइम का था, शेरनी शोज व्हाट ए डे in the life of an Indian Forest Service officer posted in the field actually looks at। तो यहाँ पे आपको बोला है कि शेरनी दिखाती है कि जो फील्ड में आपका यहाँ पे जो पोस्ट है, पोस्टेड है, यानी कि तैनात है, जो आपका फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, उसके जीवन में एक दिन वास्तव में कैसा होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये जो शेरनी दिखाती है कि जो आपका जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसकी लाइफ कैसी होती है, तो वो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे अगेन है जो आपका एक फिक्स फ्रेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में पहले तो क्या बोल रहा है कि उसकी लाइफ किसके जैसी होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी दो फ्रेजल वर्ब होती, एक तो होता है आपका लुक्स एट और एक होता है आपका लुक्स लाइक। लुक्स लाइक, अब लुक्स एट यानी कि लुक एट है जो कहाँ आता है, ये आता है कि आप है जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सोच रहे हैं, ताकि उस पर क्या लेना है, डिसीजन लेना है। और लुक्स लाइक का मतलब होता है कि आपको किसी को दिखाना है कि आपकी अपीयरेंस किसके सिमिलर होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो शेरनी उसको दिखा रही है उसकी लाइफ कैसी होगी, कि शेरनी उसको दिखा रही है कि डिसीजन कैसे लेना है। तो शेरनी उसको दिखाएगी कि उसकी लाइफ है जो जंगल में कैसी होगी, ना कि ये दिखाएगा कि उसका लाइफ है जो कैसा होगा, ये सोचने के बारे में ये नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि फील्ड में पोस्ट है तो उसकी लाइफ है जो कैसी होगी, यहाँ पे ये उसको दिखा रहा है, तो उसके जैसा अपीयरेंस बता रहा है। तो यहाँ पे लुक्स एट नहीं आएगा, लुक्स लाइक आएगा। तो आपका
एरर किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला आपका द मेजर फोकस शुड बी ऑन इनोवेशंस टू कट डाउन कॉस्ट, यानी कि जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इनोवेशन पे रहेगा ताकि हम क्या कर सके, कट डाउन का मतलब है कमी करना कॉस्ट में, तो कॉस्ट में कमी करनी है, इसके लिए हमारा मेन फोकस रहेगा इनोवेशन पे। रेजिंग प्रोडक्टिविटी, और क्या करना हमको, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और इंश्योर करना है, यानी कि ये पक्का करना है कि फूड सेफ्टी हो, यानी कि खाने में किसी तरह की मिलावट नहीं हो, एंड बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, और ये जो फूड है क्वालिटी अच्छी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, अपन यहाँ पे ग्लोबली यानी कि दूसरे देशों में भी भेज सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपन कुछ भी सामान भेजते हैं तो वहाँ पे पहले चेकिंग होती है, वहाँ का देश उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, तब जाके आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है जो बेच सकते हैं, इस तरह से होता है। तो डेट विल हेल्प बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक, तो ये है जो मदद करेगा फार्मर और जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको दोनों को है जो यहाँ पे क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, मदद करेगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका पैरेललिज्म हो रहा है, जैसे जो मेजर फोकस होना चाहिए वो किस किस पे होना चाहिए, इनोवेशन, क्या क्या इनोवेशन होना चाहिए, तो देखो 2 आया है, अब 2 के साथ में पहले तो आ गया आपका कट डाउन कॉस्ट, तो पहले तो काम ये होगा कॉस्ट को कट डाउन करना है, फिर क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, और फिर क्या करना है, इंश्योर करना फूड सेफ्टी। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कैसा हो रहा है, जैसे 2 कट डाउन कॉस्ट, फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे, ये आ गया 2 राइजिंग प्रोडक्टिविटी, और फिर आएगा 2 यहाँ पे आपका इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, यानी कि कंपैरिजन का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे बोला इनोवेशन किस किस में होना चाहिए, तो ये 2 आया, 2 के बाद में जो जो काम करे वो सारे आएंगे, और 2 के बाद में आपको पता हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जैसे 2 कट डाउन आया है वैसे के वैसे यहाँ पे 2 राइज प्रोडक्टिविटी और 2 इंश्योर फूड सेफ्टी, ये आना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों गलत है, पर देखो सेंटेंस तो यहाँ पे फ्रेज तो आपका एक ही है बी वाला, इसके लिए ये दोनों आपके रॉन्ग है, तो बी वाला आपका क्या होगा, एरर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंपैरिजन का क्वेश्चन था यहाँ पे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या बोला है आप, इसमें बोला है योर ब्रेन कंटेन्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, यानी कि आपके दिमाग में क्या है, लाखों संख्या में क्या है, न्यूरॉन है, बिल्कुल सही है, विच कॉन्स्टेंटली टॉक टू ईच अदर, जो एक दूसरे से आपस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगातार बातें करते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे को मैसेज देते रहते हैं, तभी तो अपना बॉडी माइंड वगैरह काम करता है, बाय एक्सचेंजिंग सिग्नल्स अक्रॉस कनेक्शंस नेम्ड स्नैप्स, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो ये आपके स्नैप्स होते हैं, अगर साइंस पढ़ी है आपने तो उसमें आपको पता होगा स्नैप्स होते हैं, ये एक दूसरे को लगातार क्या करते हैं, सिग्नल भेजते रहते हैं कनेक्शन से, और उसी कनेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपने पूरी बॉडी की यहाँ पे एक्सचेंज होती रहती है, माइंड के पास में जाती रहती है, और फिर माइंड है जो अपना काम करता रहता है, अपने को ऑर्डर देता है कि चलना है, बोलना है, क्या करना है, इस तरह से पूरा होता है। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान देनी है, 2 चीज़ें होती, एक तो होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर आपका काम आता है यहाँ पे ओनली 2, तो जब कोई 2 पर्सन या 2 चीज़ों की बात होती है ओनली 2 की, तब आपका ईच अदर आता है एक दूसरे से, ओनली 2 में। इसके अलावा अगर 2 से ज़्यादा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपका वन अनदर काम में आता है। अब यहाँ पे देखो आपको पहले ही बोल दिया मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर आएगा, तो एरर किस में रहेगा आपका, एरर रहेगा आपका सी में। आगे देखो अगला है आपका यहाँ पे 12 वाला, देखते हैं समझते हैं इसमें क्या है आपका। 12 में बोला है द गवर्नमेंट मस्ट मूव टू रिवाइव द इकोनॉमी, रिवाइव का मतलब क्या होता है, फिर से जिंदा करना, ठीक है ना, ऑन ए वॉर फुट, तो यहाँ पे बोला है सरकार को जो अपनी इकोनॉमी है उसको फिर से जिंदा करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑन ए वॉर फुट यानी कि युद्ध स्तर पर कदम उठाना चाहिए, इस तरह से बोला है। द फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस टू बैंक लैंडिंग, अब बोला है कि पहला तो ये काम करना चाहिए, पहले तो ये पैकेज आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो बैंक के यहाँ पे लोन्स हैं उनके लिए एक यहाँ पे एक पॉजिटिव फेवरेबल यहाँ पे स्थितियाँ बना दो कि बैंक है जो आसानी से लोन दे सके। अब लोन देगा पैसा होगा तभी तो आपका क्या होगा, बिजनेस होगा, और तभी आपका क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी। डेट मे नॉट बी वर्किंग, जो है जो आपका यहाँ पे शायद क्या नहीं हो रहा,
वर्किंग नहीं है, यानी कि काम नहीं आ रहा है, इस तरह से आपको बोला है। अब यहाँ पे 12 में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक फ्रेज़ होता है आपका फिक्स, जैसे ये दे रखा है ऑन ए वॉर फुट। ऑन ए वॉर फुट नहीं होता है, ऑन ए वॉर फुटिंग होता है। ये आपका एक क्या है, फ्रेज़ होता है। और अगेन मैंने आपको बोला है जो फ्रेज़ है वो तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका एरर किस में होगा, एरर होगा आपका बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला है जो IMD रिपोर्ट है ऑन स्कैंटेड रेंज हैव रिसीव्ड स्कैंट अटेंशन सो फार, यानी कि जो IMD की रिपोर्ट है जो कम वर्षा हो रही है उस रिपोर्ट पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। विथ एक्सपेंशन बीइंग प्रोवाइडेड बाई पीसेंट्स, जो relentless warning and observation of the expert of the caliber and veracity of रामचंद्र सेबल एग्रोमेट्रोलॉजिस्टिक। अब यहाँ पे बोला है कि जो बहुत कम ध्यान जा रहा है, जो कम बारिश हो रही है उसकी IMD की रिपोर्ट पे, केवल कुछ अपवाद है, यानी कि कुछ है जो यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब कौन कौन से हैं वो, कि जैसे पी साईनाथ की जो यहाँ पे लगातार क्या दे रहे हैं, वो वार्निंग्स दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है वो लगातार क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको। किसको कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं यहाँ पे आपका जो कैलिबर है और वेरासिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रामचंद्र साइबेले की जो यहाँ पे कैलिबर है और वेरासिटी है, उनके आधार पर यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, ये आपको बोला है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले तो IMD रिपोर्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे नाउन है जिसकी वर्ब आपको देखो यहाँ पे लिखी है हैज़ रिसीव्ड। अब यहाँ पे देखो स्कैंटेड रेन्स, अब स्कैंटेड रेन्स है आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे रेन्स है, ठीक है ना, बरसात की बात हो रही है। स्कैंटेड का मतलब क्या होता है, कमी। तो रेंज है जो आपका यहाँ पे क्या है, एक तरह से नाउन बोल सकते हैं, बारिश नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। एक नाउन को आपको अगर मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो तो पहले ही आपका एक वर्ड होता है स्कैंट। स्कैंट का मतलब क्या होता है, कमी। स्कैंट आपका पहले से ही एडजेक्टिव होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी वर्ड का एडजेक्टिव नहीं बनता है तो अपन उसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर कोई वर्ड पहले से ही आपका एडजेक्टिव है तो उसको अपन एज इट इज़ लिखते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो जब स्कैंट पहले से ही आपका एडजेक्टिव है तो यहाँ पे स्कैंटेड नहीं करना है, जो पहले से आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कैंटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्कैंट आना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पहले से एडजेक्टिव है उसको तो एडजेक्टिव ही लिखेंगे, लेकिन जो आपका यहाँ पे पहले से यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना, तो फिर उसको एडजेक्टिव बनाना है तो उसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया डिस्पाइट इट्स आर्टिकल्चर ऑफ नीड फॉर इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस। अब देखो सबसे पहले तो एक एरर आता है यहाँ पे, डिस्पाइट के साथ में आपको ऑफ दे देता है, जो जनरली आपका एरर आता है, तो ये नहीं आना चाहिए। एक बात तो यहाँ पे होती है, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही क्या होता है, तो डिस्पाइट का मतलब ही आपका होता है इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है, यानी कि इसके अंदर पहले से ही ऑफ होता है। तो डिस्पाइट के साथ में कभी भी आपका ऑफ नहीं आता है, पहले ये एक बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। उम्मीद है ये एरर आपका बहुत ज़्यादा आता है, अब उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब इंडिया है, इंडिया में जो आपका यहाँ पे क्लाइमेट है, ठीक है ना, तो क्लाइमेट एक्शन है और जो क्लाइमेट जस्टिस है यहाँ पे, उसकी आवश्यकता पर अपनी अभिव्यक्ति के बावजूद, यानी कि अपना यहाँ पे ओपिनियन दिया उसके बावजूद भी फेल्ड टू ऑब्टेन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दीज नोशंस इन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द रूल बुक। अब यहाँ पर बोला इसके बावजूद भी जो रूल बुक है इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं, उनमें ये जो यहाँ पे आपके हमने बातें बताई, ये जो ऑपरेशनलाइजेशन है ये है, इनको कार्य करने में यहाँ पे क्या रहा है, विफल रहा है यहाँ पे, यानी कि फेल रहा है यहाँ पे, ये आपको बोला है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो एरर बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया, वो एरर यहाँ पे है ही नहीं, और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे सब कुछ एकदम सही अपनी जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एरर होगा। तो जनरली एरर इसमें ये बनता जो है नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। आगे
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। आपको बोला है यहाँ पे चार्ल्स डार्विन थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एवर कंस्ट्रक्टेड। यानी कि जो चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का जो एक यहाँ पे सिद्धांत है, ठीक है ना, वो अब तक का जो बना हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आपका क्या है ग्राउंड ब्रेकिंग, एक इस तरह का आपका एक नई खोज का बोल सकते हैं, इस तरह का एक सिद्धांत है जो यहाँ पे आपका किस में है, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसमें है जो आपका बनाया गया है, इस तरह से बोला। यानी कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिससे नए नए साइंटिस्ट है जो आपके सीखते हैं, खोज करते हैं, इस तरह से बोला है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है वन ऑफ द होता है, तो वन ऑफ द के बाद में हमेशा आपका क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, तो देखो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक, तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे इसकी वर्ब कौन सी है, तो वर्ब है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये पूरा इसका, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स होगा। यानी कि जो इम्पोर्टेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक क्या है, ठीक है ना। तो वन ऑफ द के बाद में यहाँ पे ये देखो नाउन आया है आपका, कॉन्सेप्ट आया है। कॉन्सेप्ट है जो आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद में यहाँ पे आपका क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये पूरा नाउन है जो आपका यहाँ से ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है। कॉन्सेप्ट कैसा है, इंपॉर्टेंट है और ग्राउंड ब्रेकिंग है, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, तो नाउन क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, और ये क्या होगा आपका प्लूरल होगा। तो किस में एरर है आपका, डी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहाँ पे ए रीडिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट strengthens this conclusion. There is total absence in an understanding that the current form of goal of economic growth is inherently unsustainable. For more than 3 decades, governments have been promising that with environmental safeguards, growth can be made sustainable. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बाकी हिस्सों को पढ़ने से हम ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि इस बात की समझ का पहले से ही हमको क्या था, अनुमान था, पहले से ही हमको क्या था, यहाँ पे पता था कि जो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो ये वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट में आपका यहाँ पे ये जो चल रहा है और जो हमारा एम है, लक्ष्य है, स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तरह से ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल है, ये बोला है। अब 3 दशकों से भी ज़्यादा, यानी कि 3 डिकेड्स का मतलब होता है 30 ईयर्स, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर, तो 3 दशकों से भी ज़्यादा यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा हो गया है कि सरकारें यह वादा करती है कि जो आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स है, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और उसके साथ ही यहाँ पे सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, एकदम लंबे समय तक चलने वाले, इस तरह से यहाँ पे ग्रोथ को बनाना है। तो ये सारी बातें आपको बोली गई हैं। पहले सेंटेंस समझ गए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बात देनी है, यहाँ पे जो एरर है वो किस में है आपका, तो एरर है जो आपका यहाँ पे देखिए एब्सेंस इन। तो देखिए कभी भी आपका एब्सेंस इन नहीं होता है, यहाँ पे आपका एब्सेंस ऑफ होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है यहाँ पे। तो एब्सेंस क्या होता है, ऑफ होता है, तो यहाँ पे आपका एरर किस में होगा, बी में होगा। फिक्स प्रेपोजिशन का है, रटना ही पड़ेगा आपको, कोई भी और दूसरा यहाँ पे रास्ता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में देखो यहाँ पे व्हेन प्लास्टिक रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम, यानी कि प्लास्टिक है जो आपका एनवायरनमेंट में बहुत ही लंबे समय तक रहता है, एंड डज नॉट डिके, और आपका सड़ता नहीं है। डिके का मतलब क्या होता है, सड़ना, गलना, इस तरह से नहीं होता है वो, ठीक है, जैसे नॉर्मल होते है कोई भी चीज़। इट टर्न्स इनटू माइक्रोप्लास्टिक, अब वो है जो बदल जाता, कन्वर्ट हो जाता है आपका माइक्रोप्लास्टिक्स में। फर्स्ट एंटरिंग अवर फूड सोर्सेज, तो अगर प्लास्टिक है अपनी यूँ फेंकेंगे तो क्या होगा, ज़मीन में मिल जाएगा, इस तरह से सबसे पहले वो अपना फूड सोर्स यानी कि खाने की चीज़ों में मिक्स होगा, एंड देन ह्यूमन बॉडी, अब उसी खाने को अपन खाएंगे तो अपनी बॉडी में आएगा, एंड दिस इज़ एक्सट्रीम हार्मफुल, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है, अपने लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसानदायक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले तो हार्मफुल आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, हार्मफुल आपकी क्या है, वर्ब है। और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे एडवर्ब चाहिए हमेशा। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, अपने को एडवर्ब चाहिए।
एक्सट्रीम आपका यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ठीक है ना। एक्सट्रीम आपका एडवर्ब नहीं है, तो इसको एडवर्ब बनाना है तो पीछे क्या करना पड़ेगा, ly लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सट्रीमली होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हो जाएगा। तो एरर किस में होगा, आपका डी में होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो यहाँ पे बोला है आपको 18 में, विथ ए व्यू टू एड्रेस द इशू ऑफ फ्यूल शॉर्टेज इन द कंट्री। यानी कि अगर यहाँ पे एड्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एड्रेस करने का मतलब एक तो वो एड्रेस होता है, एक एड्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, उसका सॉल्यूशन निकालना। यानी कि जो फ्यूल शॉर्टेज की समस्या है देश में, इसको एड्रेस करना यानी कि इसका सामना करना है। तो गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेक्शनल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो गवर्नमेंट को है जो यहाँ पे और भी ज़्यादा है जो लगानी, इम्पोज करने का मतलब लगाना होता है, यहाँ पे एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा से, अतिरिक्त रूप से जो एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ेगी एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आपको है जो गवर्नमेंट को और ज़्यादा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगानी चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फ्रेज होता है विथ ए व्यू टू एड्रेसिंग, ये एक फ्रेज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बोला है फिक्स फ्रेज है आपका, यहाँ पे कभी चेंज नहीं होगा। तो टू के बाद में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये पूरा एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी बात को यहाँ पे समस्या को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या काम किया है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका देखो एड्रेस है, एड्रेस नहीं होगा, एड्रेसिंग होगा। तो एरर किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आज की क्लास में देखा होगा आपका फिक्स फ्रेज और फिक्स प्रेपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इनको है जो आपको नोट डाउन कर देना है ताकि कभी एग्जाम में आए तो आपका गलत नहीं हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। कंप्यूटर्स मे बी फार बेटर देन अस एट रिमेंबरिंग नंबर्स। यानी कि कंप्यूटर है जो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नंबर को याद रखने में, एंड सॉल्विंग कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को सॉल्व करने में। बट नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन नंबर से नहीं होती है, ठीक है ना, ये बोला गया। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से अनकाउंटेबल नाउन है और इन्फॉर्मेशन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल होता है, तो अगर यहाँ पे कभी भी इन्फॉर्मेशन आए तो गलत होगा। इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, प्लूरल नहीं बनता है इसका, ठीक है ना। आगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या बोला है। इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि हाल ही के वर्षों में यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है फेस करी डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उतार चढ़ाव एक तरह से बोल सकते हैं उनको। फ्रॉम न्यूमरस कॉजेज, यानी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इसको क्या हो रहा है भाई, डिस्ट्रप्शन, यानी कि एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रॉम ए सिंगल शिप ब्लॉकिंग द सूज कैनाल एंड द इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्वेज नहर है, ठीक है ना, सूज है, स्वेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। स्वेज कैनाल का मतलब नहर होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे बोला है कि स्वेज नहर को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। तो ब्लॉक करने वाले जो जहाज़ है और जो कोविड-19 बीमारी है, पेंडेमिक है, उसके कारण यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका यहाँ पे पहले तो आया फ्रॉम ए सिग्नल सी ब्लॉकिंग द सूज कैनल। तो फ्रॉम के बाद में हमेशा आपका एंड नहीं आता, कभी भी टू आता है, कभी भी एंड नहीं आता। फ्रॉम और टू का एक पेयर होता है, जैसे बोथ एंड का होता है, बोथ के साथ कभी भी आपका एज वेल एज नहीं आता है, ठीक है ना। ये एज वेल एज देखे आपका गलत करवाता है यहाँ पे। तो बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। उसी तरह आपका फ्रॉम के साथ में हमेशा पेयर होता है टू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो एरर किस में होगा, आपका डी में होगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको रिकमेंड करते जाइए, शेयर करते जाइए, ताकि हमारी रीच और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और भी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग हो और इसी तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।